शेरनियों सभी को जय श्री राम, सत श्री अकाल। और आज हम सुबह सुबह भाग 2 और नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। नागरिकता में हमको क्या पढ़ना? सिटीजनशिप जो है वो हमारे भाग 2 में लिखी है। किस में लिखी है बच्चा? भाग 2 में लिखी है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद कहाँ से आता है आपका? 5 से 11। अनुच्छेद 1 में कहाँ से आता है आपका? 1 से 4। और जो भाग 1 है, भाग 1 कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 आपका क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि हम नए राज्यों को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कि हम राज्यों की सीमाएं परिवर्तन करते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब 2-3 पे काम हो रहा हो तो आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो नागरिकता ये हमने ली कहाँ है? तो हमने कल ही स्रोत में बताया था कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता स्रोत में बताई थी, हमने बिटरेंस लिए। एकल नागरिकता का मतलब हुआ जैसे हमारे उसमें लिखा होता था ना, भारतीय, वी आर इंडियन। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में 2 प्रकार दोहरी नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है, इस पर हम अभी पहले चर्चा कर लेते हैं कि हम सिर्फ एकल नागरिकता लेते हैं, देश की नागरिकता मिलती है, हमें राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। हम कभी हमारे आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है या वोटर आईडी, तो उसमें कभी ये नहीं लिखा होता कि हम बिहारी हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। वो एड्रेस में लिखा होगा, लेकिन हम लिखे होते हैं वी आर आई इंडियन, हम भारतीय हैं। और जो विदेशों में होता है वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। एक राज्य की नागरिकता होगी और एक देश की नागरिकता होगी। कि मतलब राज्य की, जैसे कैलिफोर्निया है अमेरिका में, तो कैलिफोर्निया का मैं निवासी हूँ और अमेरिका देश का हूँ। अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपन कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन भारत में बिहार राज्य के, तो अंतर है दोनों में। तो यहाँ एकल नागरिकता है। नागरिकता का पहला विवरण जो है अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि प्रारंभ में नागरिकता, शुरुआत में जो नागरिकता थी वो अनुच्छेद 5 की है। इसमें किस किस को नागरिकता मिल रही थी वो भी देख लेते हैं। चलिए भैया, जिसका जन्म भारत में हो। अनुच्छेद 5 कहता है भैया तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। काहे पे मिलेगी? जिसका जन्म भारत में हो। दूसरा, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक हो जाए। कोई भी विदेशी इंसान यहाँ माता पिता का बच्चा जन्म लेता है तो भारत नागरिक होगा। संविधान लागू होने के 6 महीने पहले भारत में हो तो भारतीय नागरिकता। ये शुरुआत में नियम थे जब हमारा संविधान लागू हुआ। 3 प्रकार की नागरिकताएँ मिलती थी। आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके मम्मी पापा भारत से हों, और संविधान लागू होने के पहले। और अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि हमारा संविधान लागू कब हुआ। उसके 6 महीने पहले से यदि आप भारत में हैं तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि प्रारंभिक नागरिकता। प्रारंभ में क्या नागरिकता थी? अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों को नागरिकता। ये बात हो रही है हमारी आज़ादी के समय और संविधान लागू होने, लेकिन संविधान लागू होने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और हमारा संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। अगर आप उसके बाद आए हैं तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर उसके पहले आ गए हैं तो नागरिकता मिलेगी। एक परमिट रूल लाया था। परमिट रूल आया था 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, परमिट रूल लागू हो गया था। और परमिट रूल के तहत अगर आप आए हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके 6 महीने बाद आपको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। तो पहले में क्या कहा? प्रारंभ में नागरिकता 3 प्रकार की थी। जिसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 6 महीने पहले भारत में हो तो नागरिक। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वो संविधान के लागू होने के बाद है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर उन पर कौन सा नियम लागू? फिर उन पर कौन सा रूल लागू होगा? परमिट रूल लागू होगा। क्या होगा? परमिट रूल लागू होगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दिया। भाई था क्या कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 के पहले एक था। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, एक था। तो इसने कहा कि 1 मार्च 1947 के बाद, भाई कई लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, ज़मीन लेते रहते हैं, पता थोड़ी था आज़ादी मिल जानी है। के बाद भारत से जो पाकिस्तान गए, देखो संविधान
बनने से पहले लौट आए। बनने से पहले मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, तो उन्हें नागरिकता क्या दे दिया है, उन्हें नागरिकता दे दिया। तो 5 में प्रारंभिक नागरिकता थी, 6 में ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देनी है लोगों को जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। लेकिन 7 में देखना, याद रखना, 7 में ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देनी है जो 1 मार्च 1947 के बाद गलती से भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। उन्हें एहसास हुआ कि हम गलत देश में आ गए, ये तो देश ही नहीं है। इसका आकार ही पाकिस्तान का मैप देखना कुत्ते की तरह है, और उसको कुत्ता कहना भी कुत्तों की बेइज्जती है, नल्ला है, समझ रहे हो ना पाकिस्तान को। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने देखा यार ये तो देश ना है, हाँ तो हटो, उनका सुबह से नाम लेना ही बेकार है। जानवरों की बात कर ली अपन ने, पाकिस्तान देश ना मानते हम, ये नल्ला है, ठीक है। भारत से पाकिस्तान गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो लिखने के लिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 8 या अनुच्छेद, अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, हिंदी में अनुच्छेद। विदेशी भ्रमण के लिए यदि आप गए हैं, अब विदेश में क्या क्या करने गए हैं, आप भ्रमण करने गए हैं या नौकरी करने गए हैं या शिक्षा लेने गए हैं। जाते हैं लोग विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने, नौकरी करने तो बहुत से लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मिस्र जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, सऊदी जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो जाते हैं। तो ऐसा करने पर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी भैया। आप गए हैं बाहर, ठीक है, पैसा कमा के आइए, भ्रमण घूमने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, शिक्षा लेने गए हैं, तब आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो आर्टिकल 5 में क्या लिखा, प्रारंभिक नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या लिखा कि भैया ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो भारत आके रहना चाहते हैं, यदि वो संविधान लागू होने के पहले आ गए तो उन्हें नागरिकता दे दो, और नहीं आए संविधान लागू होने के पहले आ गए तो नागरिकता दे दो। आर्टिकल 7 कहता है 1 मार्च 1947 से जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर भारत आ गए, उन्हें नागरिकता दे दो, कोई उन पर परमिट रूल लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 8 कहता है अगर आप विदेशी भ्रमण पर गए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 देखिए, कहता है विदेश की नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता समाप्त। मतलब अगर वहाँ सट गए तो यहाँ से गए, सट लो तो गई लो। आप गए थे विदेश, अगर वहाँ आप सेटल हो गए तो आपकी क्या होगी, भारत की नागरिकता खत्म हुई। कहने का मतलब कोई व्यक्ति गया विदेश घूमने गया और वहाँ पर उसने शादी विवाह कर लिया और वहाँ की क्या ले ली, नागरिकता ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी और पुनः उसे भारतीय नागरिकता लेने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने होंगे। हो सकता है उसे 7 साल तक भारतीय नागरिक बन के रहना पड़े, उसके बाद वो यहाँ नागरिकता मिले। तो अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश में घूमिए, नौकरी के लिए, शिक्षा लेकर वहाँ की नागरिकता मत लेना। और अमेरिका एक ऐसा देश है जो कहता है कि यहाँ की नागरिकता ले लो, तो बहुत से लोग अमेरिका की नागरिकता ले लिए तो उन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो पिछली क्लास हुई है नाइट की, रात्रि की, बहुत से कम बच्चों ने देखी है, कोई भी आप लोगों ने कमेंट में उत्तर नहीं देगा, ये दिखाता है आपकी गंभीरता को, आप सुधरने वाले ना हो। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता की सुरक्षा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी, ठीक है भाई। आप पे आपकी नागरिकता की सुरक्षा का मतलब होता है आपकी नागरिकता तब तक ख़त्म नहीं की जाएगी जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। आपकी नागरिकता तब तक ख़त्म नहीं की जाएगी जब तक आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता को हानि पहुंचे, तो आप भारत के नागरिक रहेंगे। हाँ, अगर आप विदेश में चले गए और वहाँ विदेश में बस गए और बसने के बाद वहाँ की नागरिकता ले ली, तब अनुच्छेद 9 के तहत ख़त्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है, देख लो भैया। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद। और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। किसकी होगी, गृह मंत्रालय की होगी। तो जो नागरिकता संबंधी कानून है वो कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा। और हमारे अभी गृह मंत्री कौन है बताना, आपसे क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथ पे पूछे जाते हैं, आप उनको उत्तर देंगे। आर्टिकल 12 कल पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देखिए, अब हम बताते हैं आपको। आर्टिकल 5 में हमने क्या पढ़ा, प्रारंभ में नागरिकता 3 प्रकार की, जन्म भारत में हो, माता पिता भारत के हों या पहले से भारत में रह रहे हों। फिर आर्टिकल 6 हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 6 में पढ़ा कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आ गया है लेकिन संविधान लागू होने के पहले आ गया तो उसे भारत की नागरिकता दे दो। अगर संविधान लागू होने के बाद आया तो परमिट रूल लागू होगा। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को आया था। फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है कि यदि कोई 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और उसे एहसास हो गया कि हम नल्ले के पास चले गए हैं तो वापस लौट रहा है तो उसको नागरिकता दे दो। आर्टिकल 8 क्या कहता है
कि आप अगर विदेश में गए हैं, घूमने गए हैं, शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, भ्रमण करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, तो आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। 9 कहता है अगर सटले तो गई ले, अगर वहाँ आप सट गए, वहाँ बस गए, तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी। और आर्टिकल 11 कहता है कि जो नागरिकता संबंधी कानून होंगे वो संसद बनाएगी और उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। और प्रश्न है आपसे, गृह मंत्री कौन है, तो इसका उत्तर आप दीजिए। चलिए, अब कुछ पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नहीं करा पाए थे, वो आप देख लीजिए। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 संघशासित प्रदेशों में बांटा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। इसके द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 संघशासित केंद्रों में बांटा गया और वर्तमान में 28 राज्य, 8 संघशासित प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और आप बताएंगे कि बिहार का गठन कब हुआ? बिहार का, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, हम कल तिथि लिखवाए थे। और फिर उसके बाद झारखंड बना था। तो 26वां राज्य था छत्तीसगढ़, 27वां राज्य था उत्तराखंड और 28वां राज्य था झारखंड। तो तीनों की आप तिथि लिखेंगे। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। और आप याद रखो, आज के हमने जो क्वेश्चन आंसर कराए तो उसमें क्वेश्चन था अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। और सिक्किम जो है वो 22वां पूर्ण राज्य था, ये हम पढ़ा चुके हैं। इस चीज़ों को आप याद रखिए, पिछली क्लास में बताया था, रिवीजन कर लिए। ऐसे पिछली क्लास का लाते रहेंगे 5-5, 10-10 पॉइंट बना के, ताकि आप लोग याद करें। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाही के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर पर सैन्य कार्यवाही हुई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। हैदराबाद को भी ऑपरेशन अपोलो के तहत मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था, हम पहले ही बता दिए। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरी सिंह डोगरा शासक थे। इन्होंने पाकिस्तानी कब्बालियों की छापामारी आक्रमण से भयभीत होकर भारत में विलय स्वीकार किया। तो पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न, ऐसी कौन सी 3 रियासतें थीं जो स्वतः भारत में शामिल नहीं हुई? तो जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जो जूनागढ़ थी, जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह से हुई क्योंकि यहाँ का राजा मुस्लिम था और जनता हिंदू थी। और हैदराबाद का जो नवाब था ये कहता था हमको शामिल ही नहीं होना, हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था अगर ये गलती से हो गया तो ऐसा नासूर जख्म होगा जो हृदय में होगा और हमेशा रक्त बहाता रहेगा, इसलिए इसे ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया था। और महाराजा हरी सिंह यही हैं जो POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चली गई थी उस समय युद्ध के दौरान। ये पहले विलय कर लिए होते तो आज हमारे पास होती। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर्राज्य मंगाने की बात करते हुए पुट्टी श्री रामुलम की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पश्चात नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अग्रराज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की, ऊपर बता चुके हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघराज्य क्षेत्र हैं जिन्हें अपना उच्च न्यायालय है। पुडुचेरी, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप। हम अभी आपको बताए थे संसद, तो देखो संसद के 3 भाग होते हैं। पहले आप यहीं क्लास रोकें और कमेंट में बताएं कौन कौन से होते हैं। हम बताते हैं, पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है भाग 3, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे हम उसका भाग 3 का थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा है। पहला समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आप लोग याद कर लीजिए, याद नहीं इंग्लिश में भी कर लीजिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, तो हमें मिली समानता मिलते ही हमें मिल गई स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा नहीं उठाना आप लोग। ठीक है, फिर मिला शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, आगे देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स। और 6वां संस्कृति का अधिकार, संपत्ति के जो अधिकार है पहले ख़त्म कर दिए, पहले 7 थे, तो अब 6वां कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आशा है कि आप क्लास देख के आएंगे,
मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं सायंकालीन बेला में पुनः एक क्लास की। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, सारी क्लास देख लीजिए। पुनः वो गलती मत दोहराइए कि आपको आने वाले रिजल्ट में फिर लज्जित होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।